नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रवाल एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि हाल फिलहाल में लगातार इससे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जामों में आते जा रहे हैं। इससे एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा मेथड लगाएं, बेसिक मेथड से यूज करें या फिर ट्री फॉर्म यूज करें या फिर कोई अन्य मेथड हम इसके लिए अप्लाई करें। तो जैसा कि मेरा पहले से भी मानना है कि भैया हम कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे और कॉन्सेप्ट पे जो सबसे बेस्ट सूट करेगा मेथड हम उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से किसी भी चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ कभी ही भूल नहीं पाते हैं। उस चीज़ को हम देखते ही क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हाँ क्या क्या माइंड में था और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने इस पर किए थे। तो आज मैं 2 मिनट के लिए चर्चा करूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, क्यों सर पहले साधारण ब्याज हुआ करता था अब चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है या फिर थोड़ा सा अंतर है, क्या है, उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जितना भी ब्याज वाला कॉन्सेप्ट आया है वो सारा दो व्यापारी या फिर कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई भी पैसों का लेन देन होता है तो उसमें ब्याज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे देता है तो 1 से 2 साल के लिए या 2 से 4 साल के लिए या 5 साल के लिए या फिर बैंक से हम कुछ पैसे लेते हैं तो बैंक कहता है कि भैया हम तुम्हें दे रहे हैं, मेरी कोई राशि आपके पास है तो उसमें मुझे कुछ बढ़ा के चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कुछ बढ़ा के चाहिए। तो जो बढ़ा हुआ धन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो उसी को 2 तरीकों से लिया गया है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम लोग देखते हैं होता क्या। जैसे कि मान लीजिए कोई 100 रुपए की धनराशि है, राम ने श्याम को 100 रुपए की धनराशि दी और उन दोनों के बीच में हुआ कि भैया एग्रीमेंट हुआ कि भैया 2 सालों में मुझे ये वापस कर देना। लेकिन 2 सालों में एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसने बोला कि राम ने कि मुझे इसका 10% ब्याज भी चाहिए। मुझे कितना चाहिए, 10% के हिसाब से ब्याज चाहिए। 10% जो होता है उसे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। रेट का मतलब होता है दर, मतलब कि मुझे कितना बढ़ा के चाहिए वो यही बताता है। इसको जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। कोई भी चीज़ अगर हम फ्रैक्शन में लेके चले जाते हैं तो वो बहुत आसानी से होती है। 10/100 का क्या मतलब है कि अगर राम ने श्याम को 100 रुपया दिया होता तो वो चाहता है कि भैया मुझे इसका 10 रुपया बढ़ा के देना, मतलब 100 रुपया पे 10 रुपया बढ़ा के देना। तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया। तो मान लीजिए कि ये कहानी अगर 2015 की रही होगी, ये कहानी कब की रही होगी, 2015 की, तो सन 2016 में अगर मैं इसके पैसों की बात करूं तो 1 साल में वो कितना बढ़ेगा, 100 रुपया पे 10 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 10 रुपया कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर लेकिन ये तो 2 सालों के लिए उन्होंने दिया है तो 2016 से वो 2017 तक पहुंचेगा, 2017 तक पहुंचेगा और वो फिर कहेगा कि भैया 100 रुपया तो मेरा है ही, उस पर 10 रुपया और मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो पहले के लोग क्या करते थे कि 100 पे 10-10 करके 2 बार पा लिए तो वो खुश हो जाते थे कि भैया हमारा 100 रुपया पे 120 रुपया हो गया। और इन तीनों को अगर मूलधन और ये दोनों ब्याज को जोड़ दें तो 120 रुपया उनका क्या बन जाता था, मिश्र धन। क्या बोलते थे इसको, मिश्र धन। ठीक है, लेकिन हुई क्या कि धीरे धीरे लोगों की थिंकिंग बढ़ती गई। ये भी बोल सकते हैं कि लोग थोड़ा सा खुदगर्ज या फिर सेल्फिश हो गए या फिर लोग थोड़ा सा बुद्धिमान हो गए। क्योंकि हुआ क्या कि लोग ये समझने लगे कि भैया ठीक है, ब्याज क्या होता है कि अगर मैं अपनी कोई पैसा किसी को कितने भी समय के लिए दूँ तो उस पर कुछ ना कुछ बढ़ा के मुझे चाहिए। तो पहले के लोग क्या 100 रुपया 2 साल के लिए दे दिए तो वो सोचते थे कि 100 रुपया ही मेरा 2 साल तक उसके पास था। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते थे कि सन 2016 में ये जो 10 रुपया था वो भी तो 1 साल को हो चुका है। मतलब कि सन 2017 में जब मैं पूरा पैसा लेने गया तो मैं 2016 का ब्याज नहीं लिया उससे, क्योंकि 2016 भी तो 1 साल से उसके पास पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं अपना पैसा 2015 में दिया हूँ और 17 में लेने जा रहा हूँ और ये जो 10 रुपया है वो तो 2017 में बना है तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये 2016 में जो 10 रुपया मेरा ब्याज है वो भी तो 1 साल से इसी के पास पड़ा हुआ है तो मुझे अब इसका भी ब्याज चाहिए। तो लोग क्या कहने लगे कि भैया अब कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए ब्याज का और मुझे इस 10 रुपया पे भी ब्याज चाहिए। तो लोग क्या कहने लगे कि 10 रुपया का भी 10% का कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे अब इसी को कहने लगे, ये पहले से खुद का एक ब्याज था और इस ब्याज पे भी लोग ब्याज मांग रहे हैं, इस ब्याज पे भी क्या मांग रहे हैं, ब्याज। तो इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को कहा ही जाता है कि जो ब्याज पर जो ब्याज होता है उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैंने 2 सालों का एग्जाम्पल लिया, इस तरीके से 3 साल 4 साल, ये बहुत आगे तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, जहाँ तक मैंने पहले भी बोला कि मैं किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करूँगा, बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे और जो भी बेस्ट मेथड जिस पे अप्लाई हो सकते हैं मैं उससे सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है,
आइए चक्रवृद्धि ब्याज पे हम एक साधारण सा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन एक बात ये समझ लीजिएगा कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उससे पहले मुझे परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर परसेंटेज का मुझे फ्रैक्शन बार बार निकालना पड़े तो हो सकता है वो भी टाइम टेकिंग हो सकता है, उसमें भी कुछ समय लग सकता है। तो इस वजह से मैं कुछ यहाँ पे थोड़े मोड़े परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 10% तो इसका फ्रैक्शन आप 1/10, और फ्रैक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ 10% का मतलब होता है बट्टे में 100, और इसकी 0 से 0 काट दे तो ये बन जाता है 1/10। उसी प्रकार अगर मैं लिखूँ 1/10, उसके बाद अगर इसको उल्टे तरीके से हम लोग आते हैं। जैसे कि अगर 1/2 कहीं है तो वो फ्रैक्शन होता है 50%, 1/3 है तो वो फ्रैक्शन होता है 33:1/3% का, 1/4 होता है तो वो होता है 25% का, 1/5 होता है तो वो होता है 20% का, 1/6 होता है तो वो होता है 16:2/3% का, 1/7 होता है तो वो होता है 14:2/7%, 1/8 होता है तो ये होता है 12:2%, 1/9 होता है तो ये होता है 11:1/9%, और 1/10 होता है तो वो होता है 10%। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सर ये सारी चीज़ें मुझे याद करनी पड़ेंगी? ऐसा कुछ नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ये 2 है और ऊपर में जो 1 है उसको आप 100 मान के चलिए। बस ये देखिए कि 50% या फिर ये 1/2 किसका फ्रैक्शन है। माइंड में ये होना चाहिए कि ये 1/2 किसका फ्रैक्शन है, या फिर ये 50% किसका फ्रैक्शन, 50% का फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि 50 का डायरेक्ट 100 से भाग कर दो, 2 बार में कर दिया ना तो 1/2। 33 का 100 से भाग करो तो कितनी बार में आप जा सकते हैं? 33 3 बार तक जा सकते हैं तो 1/3। 25 का 100 से भाग कर दीजिए तो 4 बार में जाएगा 1/4। 20 का 100 से भाग कर दीजिए, 20 पंजे 100, 1/5। 16 का 100 से भाग कीजिए कि कितनी बार तक भाग जाएगा, पूरी तरीके से ना कटे कोई दिक्कत नहीं। 16 छक्का 96 तो 6 बार जा रहा है 1/6 का। 14 से 100 का भाग करिए, 14 7 98 तो कितना आ गया 1/7। 12 का 100 से भाग कीजिए, 12 8 96 1/8। 11 का 100 से भाग कीजिए, 11 9 99 1/9। 10 का 100 से भाग कर दिए, 10 10 में 100 1/8। देखिए ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट से आप परसेंटेज को तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारा पूरा का पूरा जो मेथड अप्लाई मैं करने वाला हूँ वो सारे फ्रैक्शन की मदद से ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और इस चीज़ को अगर आप रट भी सकते हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं तो निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर कंपटीशन के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1 से 2 सेकंड भी लेते हैं तो वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड में आपके बैठ जाएगा और वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग अपने मेथड को भी देखेंगे और इसका जो यूज रहेगा उसका है। इसमें कभी कभी प्रिंसिपल मतलब कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए अगर पी मतलब कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है, प्रिंसिपल 1000 रुपये और रेट है 10%, रेट है 10%। ठीक है, मुझे 3 साल का टाइम है, 3 ईयर के लिए मुझे CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मैं 10%, एक बात याद रखिएगा, ये मेथड में अगर कभी भी मूलधन, मिश्र धन और CI इन तीनों को लेकर के कुछ भी एक चीज़ पूछता है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे 10% को लेकर के चलेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो वो कह रहा है, इस चीज़ को समझिएगा कि अगर कोई धन 10 रुपया है तो उसमें 1 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर कोई धन 10 रुपया था तो उसमें 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। और ये कितनी बार होगा, जितना भी समय दिया हो, जितना भी समय दिया हो, 3 साल दिया हो 3 बार, 2 साल दिया 2 बार, 4 साल दिया 4। तो रेट्स में हमारा खाली क्या होगा कि 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज चाहिए, तो मतलब कि 10 रुपया हम दे रहे हैं तो 11 रुपया मुझे चाहिए। ठीक है, और ये कितनी बार 3 बार, तो मैं करूँगा 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 में 100, 100 10 में 1000 रुपया। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है हमारा मूलधन, और यहाँ पे 11 × 11 × 11 तो ये कितना हो जाएगा 11 11 121, 121 का 11 में गुणा करेंगे तो 1331 रुपया आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है हमारा मूलधन। ठीक, और ये होता है हमारा मिश्रधन, ये होता है हमारा मिश्रधन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, तो वही तो होता है कि मूलधन में जितना भी बढ़ गया पैसा, मतलब 1000 रुपये मैं किसी को दे रहा हूँ उसमें जितना बढ़ के
मुझे मिल गया वही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं कहूँगा 1000 रुपये में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 331 रुपया, 331 रुपये, इसमें से इसको आप माइनस कर लेंगे तो 331 रुपये बढ़ रहा है। यही होता है हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये तो हमारा दर से हो गया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मूलधन से कंपेरिजन कराना है वास्तविक मूलधन का, जो कि कितना है 1000 रुपये। तो आप कहेंगे सर 1000 रुपये ये भी है, 1000 रुपये ये भी है, इसका मतलब इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हमारा CI कितना हो जाएगा, 331 रुपये हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा, 331 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबसे जनरल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर मुझे मूलधन या फिर मिश्र धन में से कोई भी एक चीज़ दिया हो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आसानी से कर सकते हैं, और बहुत बेस्ट मेथड है, आसानी से जो भी इंक्रीमेंट हो रहा हो उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मूलधन नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, मूलधन क्वेश्चन मार्क रहता है, मूलधन मुझे निकालना। ठीक है, रेट मुझे पता है, रेट है 20%, रेट है 20%। ठीक है, और हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो क्वेश्चन में दे दिया, वो क्वेश्चन में क्या दे दिया, वो चीज़ दे दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज है 121 रुपये, कितना है 121 रुपये, और टाइम है 2 साल, टाइम है 2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्री फॉर्म यूज करें तो सबसे बेस्ट है। ट्री फॉर्म क्या कहता है कि 20% है, 20% का हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। अब ट्री फॉर्म क्या कहता है कि यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ पे जो भी नीचे वाली वैल्यू है 5 को उसका स्क्वायर कर देते हैं, जितना भी टाइम दिया रहे, 2 साल है तो उसका 2 स्क्वायर करेंगे, 3 साल दिया रहता है क्यूब करते हैं, और उसको हम लोग मूलधन मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं, मूलधन। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये 25 हो गया मूलधन। ठीक है, अब देखिए 25 साल में जब पहले साल वो ब्याज लेने जाता है, पहले साल 25 साल रुपया पे पहले साल ब्याज कितना है 1/5 रुपये, तो कितना हो जाएगा 5 रुपये। फिर दूसरे साल ब्याज लेने जाएगा फिर से 1/5 रुपये, तो ये कितना हो गया 5 रुपये। लेकिन जब दूसरे साल जाएगा तो वो कहेगा पहले साल वाले जो 5 रुपये तुम्हारे पास पड़ा हुआ है मुझे उसका भी ब्याज दो, तो वो कहेगा कि ठीक है भैया इसका भी 1 रुपया, 1/5 ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो वो कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 5 5 10 1 11, यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे सर 11 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है, लेकिन ये 11 रुपया तो हमारे 25 के मूलधन पे, लेकिन मूलधन तो मुझे पता नहीं, मैं तो रेट पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे देखना है कि जिस चीज़ को मैंने 11 माना है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, तो ये कितना दिया हुआ है 121 रुपया, तो ओरिजिनल कितना है 121 रुपये। तो फिर से हम कंपैरिजन करेंगे कि 11 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 11 गुना तो है, क्योंकि 11 का 11 से गुणा करने पे 121 आता है। मैंने कहा 11 गुना है, तो मूलधन को भी मैं क्या कर लूँगा 11 गुना कर लूँगा। तो 25 का 11 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 10 में 250, और 25 से कम 25 तो हो जाएगा 275, कितना हो जाएंगे 275। आई थिंक ये क्लियर है। ये ट्री फॉर्म हम लोग आगे भी यूज करेंगे, और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है कि जब मूलधन, मिश्र धन या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीनों में से कोई एक की जरूरत हो, एक दिया रहे या कोई एक पूछ ले, तो हम लोग इसको सिर्फ रेट दिया रहे तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में मूलधन दे देता है, मिश्र धन दे देता है, टाइम के बारे में पूछ लेता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि कोई धन, ध्यान दीजिएगा, कोई धन 1000 रुपये से 1331 रुपया होने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप बोले थे कि रेट रहेगा, ट्री मेथड लगा देंगे, मूलधन दिया रहे मतलब टाइम दिया रहेगा तो इसमें अपना बेसिक जो फॉर्मूला तो वो लगा दें, लेकिन सर यहाँ पे ना तो टाइम दिया है ना तो रेट दिया है, अब क्या करें। तो देखिए इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं, हम लोगों को क्या दिया है कि कोई धन, मतलब कि 1000 रुपये धन था, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है, और 1000 रुपये से 1331 रुपये होने में मतलब कि ये फाइनल रुपीस है, तो ये क्या हो गया मिश्र धन है, मतलब कि अमाउंट है, मतलब क्या है अमाउंट है, मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे हमने क्या किया था कि 1 साल की बात की थी, तो कोई धन 10 से 11 हो रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो कर रहा था कि कोई 1 साल में कोई धन 10 से 11 हुआ, फिर सेकंड ईयर में क्या हुआ, फिर से हम लोग क्या कर देते थे 10 से 11, और थर्ड ईयर में क्या कर देते थे फिर से 10 से 11, और तीनों साल का मिला करके कितना हो जाता था 10 का क्यूब,
10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इन सारे को मिटा दूँ, इन सारे को मिटा दूँ, मुझे ये पता है कि 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों में कोई धन 10 क्यूब से 11 क्यूब हो जाता है। तो क्या इससे मैं पहले वर्ष में नहीं पहुंच सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर हो क्या रहा है, 10 का क्यूब 11 क्यूब, 10 से 11, 10 से 11 3 बार गुणा ही तो हुआ है। इसका मतलब कि सर सेम चीज़ का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ था। तो इसका मतलब 3 वर्षों में ये दिया है, मुझे 1 वर्ष का निकालना है, तो उसका क्या निकाल लीजिए, क्यूब रूट। क्या निकाल लीजिए, क्यूब रूट। तो सेम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे, वहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि ये हम लोग देखेंगे कि क्या ये किसी चीज़ का क्यूब रूट है या फिर कुछ और है। तो ध्यान दीजिए 1000 रुपये है और यहाँ पे 1331 रुपये। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अगर टाइम भी दिया रहता तो हाँ पता रहता कि क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट, कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये किसी का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे सर अगर किसी क्वेश्चन में 3 जीरो आ जाता है तो वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इस बात को याद रहे। अगर 3 जीरो है, जैसे कि मैंने लिख दिया 5, उसमें 3 जीरो लिख दिया, तो वो स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये 3 जीरो दिक्कत करे। ठीक है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 2 का डबल होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये जरूर किसी न किसी का क्यूब है। तो मैंने कहा ठीक है ये क्यूब है। ठीक है, तो ये 10 का क्यूब है। और मैंने कहा ये किसका है, तो आप कहेंगे सर ये भी क्यूब, किसी न किसी का क्यूब है। तो मैंने कहा किसका, तो मैंने कहा 3 का। तो मैंने कहा बेटा अगर ये किसी का दोनों का ये दोनों किसी का स्क्वायर होता तो वो हमारा टाइम होता 2 साल। अगर ये दोनों ही किसी के क्यूब होते हैं तो हमारा टाइम होता 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें डायरेक्ट लिख देना टाइम है 3। इसमें ना तो मुझे परसेंटेज की जरूरत है, रेट की जरूरत है, ना तो मुझे टाइम की जरूरत है। टाइम मैं आसानी से निकालूंगा, कहीं अगर रेट दे देता है तो बहुत बेस्ट है। लेकिन मुझे बस ये देखना है कि इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो किसी का क्यूब बन रहा है या फिर किसी का स्क्वायर बन रहा है। क्यूब बन रहा है तो मतलब 2 साल, स्क्वायर बन रहा है तो मतलब स्क्वायर बन रहा है तो 2 साल, और क्यूब बन रहा है तो 3 साल। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि 1000 रुपये की धनराशि थी, वो 1331 हो गई। तो कितने समय में हुई मुझे ये बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं, जब मूलधन और मिश्र धन दिया रहा है तो मैं बस ये देखूंगा मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या है, और ये दोनों रेशियो किसकी स्क्वायर या फिर क्यूब है। अगर ये क्यूब है तो टाइम 3 वर्ष, स्क्वायर है तो 2 वर्ष। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे और आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आया था कि जैसे होता क्या है कि कोई धन सर 2 वर्षों में 2 गुना हो गई, 4 वर्षों में इतना गुना हो गई, तो इतना होने में कितना समय लगेगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि आ जाता है कोई धन है सर कि लिखा रहता है कि सर कोई धन 2 वर्षों में अपने का 4 गुना हो गई, 4 गुना हो जाती है। तो अपने का 64 गुना होने कितना समय लेगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसको भी समझेंगे और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी समझेंगे। होता क्या, देखिए कोई धन मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कोई धन पी था, कोई धन कितना था, पी था, प्रिंसिपल था। ठीक है, वो 2 वर्षों में अपने का 4 गुना हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 2 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, मतलब कि 4 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं बोलूँगा इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सेम टाइम पीरियड में धन अपने आप का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँगी ये 4 गुना है, तो अगर फिर से मैं 2 साल ले लूँ, फिर से मैं कितना ले लूँ, 2 साल, तो ये इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 पे हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि कुछ और, क्योंकि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 64 तक पहुँचना है। ये कहाँ तक पहुँचना है, 64 तक। तो मैं कहूँगा 16 से फिर मैं 4 का बढ़ाऊँगा, क्योंकि सेम का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, क्योंकि एक सेम टाइम पीरियड में दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो 16 चौका 64 हो जाइए, और फिर से 2 साल लगा होगा, फिर से क्या लगा होगा, 2 साल। तो अगर मैं टोटल देखूँ कि कितना साल हमें लगा, तो 2 यही ना लगा, क्या लगा, यही ना लगा, 2 तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया टोटल, 6 ईयर। इसका मतलब कि कोई धन
2 वर्षों में खुद का 4 गुना हो जाती है तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगी। तो मैंने कहा कि खुद का 4 गुना होने में अगर 2 वर्ष लग रही है तो 4 से फिर 4 गुना होगा 16 गुना, फिर 2 वर्ष लेगा, फिर 16 से 4 गुना होगा 64 होने में 2 वर्ष और लगेगा। तो 2 + 2 + 2 तो टोटल कितना लगेगा, 6 वर्ष लगेगा। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। और ये इसका भी मूल कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं पी वाले से देख करके, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना। अगर हम कंपटीशन के एग्जाम में है तो हम फॉर्मूले से जितना दूर रहेंगे और बेसिक को लेकर चलेंगे। बस हमें कॉन्सेप्चुअल तरीके समझ में आना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये कॉन्सेप्ट होता है कि सेम टाइम पीरियड में जो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो होता है वो सेम, उसी चीज़ को लेकर के मुझे आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक, इसका देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेके आना चाहता हूँ जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आए भी हैं। उस क्वेश्चन को देखिए, क्या वो क्वेश्चन क्या था कि कोई धन 2 वर्षों में 5400 रुपया तथा 4 वर्षों में 8100 रुपया हो जाती है तो इसका मूलधन क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। कोई धन 2 वर्षों में 5400 रुपये, 2 वर्षों में 5400 तथा 4 वर्षों में 8100 रुपया हो जाता है तो इसका मूलधन क्या होगा। तो मैं कहता हूँ धन कैसे बढ़ा होगा। कोई धन पहले पी रहा होगा, फिर 2 वर्षों में कितना हो गया होगा 5400। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 4 वर्षों की बात करूँ, 4 वर्षों में कितना हो गया 8100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो 2 वर्ष है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं जहाँ तक बताया है कि अगर टाइम पीरियड सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो तो इनका जो रेशियो होगा वही इनका रेशियो है। मुझे ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो मैं कहता हूँ इन दोनों का रेशियो कितना है। तो आप कहोगे रेशियो सर क्या, 0000 काट दो और 27 से इसको मैं काटूंगा 27 दूना 54। जैसे कि मैं अगर इसको 27 से काट दूँ, यहाँ पे मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ 8100 और 5400, 0000 खत्म, 27 से ये 3 बार में, 27 से 2 बार में। तो आप कहोगे 2 और 3 का रेशियो है सर, इसका मतलब कि सर ये 2 और ये 3 बार में कट जाएगा। 2700 से मैं काटूँ तो ये 2 बार में, ये 3 बार में कट जा रहा है कि नहीं। तो आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पे इसका रेशियो 2 और 3 है तो सर यहाँ भी इसका रेशियो 2 और 3 है। यहाँ भी कितना होगा 2 और 3, क्योंकि सेम टाइम पीरियड है 2 साल 2 साल, तो 2-3 का रेशियो यहाँ है तो 2-3 का रेशियो यहाँ भी होगा। तो आप कहेंगे सर 3 की वैल्यू 5400 है, ध्यान दीजिएगा, इसी को मुझे लेके चलना है। 3 की वैल्यू 5400, मैंने कहा कितना गुना, कहोगे सर 3 से 18 का गुणा करा दीजिए, मतलब 1800। तो मैं कर रहा हूँ कि इधर भी तो 18 तक का गुणा करा सकते हो 1800 का, तो कितना हो जाएगा 2 18 3600 रुपये। ये आपका हो जाएगा मूलधन। ये क्या हो जाएगा मूलधन। इसमें कुछ नहीं था, बस पुराने वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं फिर से रिपीट कर दिया था कि कोई धन 2 वर्षों में 5400 हो जाता है, 4 वर्षों में 8100 हो जाता है, तो वो इसका मूलधन क्या होगा। तो मूलधन क्या रहा होगा बस मुझे ये देखना है। तो पी से 2 वर्षों में 5400, फिर 2 वर्ष लिया 8100 हो गया। तो मैंने कहा इन दोनों का रेशियो निकालना कितना आसान है। 81 से 54 का काटा 3 और 2 में, तो यहाँ 2 3 लिखते तो यहाँ भी 2 3 होगा। तो बस 3 से मैंने इसका कंपेरिजन करा दिया। और ये 1800 गुना है, तो मैंने कहा ये भी 1800 गुना होगा। इसका मतलब कितना हो गया 3600 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, बात ये होती है कि मैथमेटिक्स आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। मेथड तो हमारे माइंड में बहुत सारे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 फॉर्म हो गया, इस तरीके से बहुत सारे, लेकिन आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। जैसे कि 5400 से 8100 को आपको पकड़ना होगा कि रेशियो इसका तुरंत क्या बनेगा। अगर आप इसको इस तरीके से काटने लगे 0 0 से, फिर 2 से 3 से, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 27 के इंटरवल में ये दोनों आ रहे हैं, या फिर 9 से इसको तेजी से काट सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे 2 और 3 तो फिर ये 2 और 3। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना डिवाइडेड बाई इतना बराबर इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आपको इतना नहीं करना है,
आपकी मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छा बनाना है तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसी कैलकुलेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे क्वेश्चन आता है। क्या होते हैं वो क्वेश्चन, उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं, और हम लोग उस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे इस चीज़ को हम लोग आज देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि इसमें दिया हुआ है रेट, क्वेश्चन है रेट दिया है 10%, रेट कितना है 10%, और 3 वर्षों का CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है 93। ध्यान दिएगा, रेट दिया है 10% और 3 वर्षों का CI और SI का अंतर दिया हुआ है 93। ठीक, और इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछ लेता है प्रिंसिपल कितना है। अब आप कहेंगे क्या करें, तो मैंने एक बात बताया था कि अगर आपको रेट खाली दिया हो तो ट्री फॉर्म तो आप कुछ लगा पाइए या मत पाइए, ट्री फॉर्म आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे इस चीज़ को देखते हैं। 10% है तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन 1/10, और टाइम 3 वर्ष दे दिया, ये क्या है टाइम है, ये क्या है टाइम, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर 10 का क्यूब मतलब 1000 रुपये, 1000 का ये 10, ये 10, ये 10, इस तरीके से 3 वर्षों में होगा। लेकिन जब दूसरे साल पहुंचेगा तो कहेगा भैया इसका भी मुझे चाहिए, सॉरी ये 100, ये 100, ये 100, 10%, या फिर 1/10 कर सकते हैं 10%, ठीक है, ये 100, ये 100, ये 100, तो आप कहेंगे कि भैया इसका भी मुझे चाहिए। दूसरे साल जब भी पहुंचेगा तो कहेगा पहले साल पे भी ब्याज, इसका 10% लेने पहुंचेगा 10 रुपये, ठीक है, और जब तीसरे साल कहेगा तो वो तो कहेगा कि इन तीनों पे मुझे ब्याज चाहिए, तो इस पर मांगेगा 10 रुपये, इस पर मांगेगा 10 रुपये, और इसका 10% 1 रुपया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मुझे यहाँ से CI और SI का अंतर चाहिए तो मुझे पता है कि पहली वाली जो लाइन होती है यही तो होती है साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होती है, जो डायरेक्ट मूलधन से निकला हुआ हो, जिसकी शाखाएं डायरेक्ट मूलधन से जुड़ी होती हैं वही होता है साधारण ब्याज। इनकी शाखाएं तो किसी और से जुड़ी हुई हैं तो ये हमारा साधारण ब्याज नहीं हो सकता है। तो मुझे देखना है कि मेन रूट क्या है, तो ये तीनों है, तो ये तीनों मेरे क्या होंगे साधारण ब्याज, और टोटल ओवरऑल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं कह सकता हूँ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो क्या होगा, ये 10, ठीक है, तो यही ना होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, यही होगा 10 + 10 + 10 और 1, तो कितना हो गया 31, कितना हो गया 31। और क्वेश्चन में जो ये तो 31 मेरे अनुसार आ रहा है, जो कि मैंने मूलधन को एक्चुअल में नहीं माना है, मूलधन क्या है मैंने ऐसे सोच लिया कि 10% है तो इसको मूलधन में बना लेता हूँ, लेकिन इस हिसाब से मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 31 रुपये, लेकिन वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 93 रुपीज़। तो हम इसका इससे कंपैरिजन करा लेंगे, जो कि अभी तक करते आ रहे हैं। 93 से जब इसका कंपैरिजन कराते हैं हम तो 31 से कितनी बार में जा रहा है, ये 3 टाइम्स में जा रहा है, 31 × 93, तो 3 गुना है। तो मैं मूलधन को भी क्या कर दूंगा 3 गुना कर दूंगा, मूलधन को भी क्या कर दूंगा 3 गुना, तो ये हमारा कितना आ गया 3000 रुपये, कितना आ गया 3000 रुपये। देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटेंगे तो माइंड से भी कर सकते हैं। जैसे कि जब भी 3 साल का CI और SI का अंतर दिया रहता है तो उसमें देखिए कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कि तुरंत रिमूव की जा सकती है। जैसे 93 में मुझे क्या लग रहा है कि 3 थोड़ा सा इसको रिमूवेबल है। होता क्या है कि जब हम ट्री बनाते हैं तो लास्ट में एक ऐसी वैल्यू बनती है जो कि एकदम लास्ट में बैठती है, बहुत छोटी होती है। तो मैं अगर इसको 3 मान लूँ तो मैं 3 वहाँ से हटा दूंगा, 3 हटाऊंगा वो 90 बच जाएगा। और 90 क्या होता है, वही इन तीनों फॉर्म में 30-30 के रूप में बटता है। किसके फॉर्म में बटता है 30 रुपए के फॉर्म में बटता है। तो इससे क्या होगा कि तो मुझे पता चल जाएगा 30 का 3 है तो ये 10% पे जा रहा होगा। ये किस पे जा रहा होगा 10%। और मुझे रेट पता चल जाएगा तो मैं नॉर्मल मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग एकदम सेटिस्फैक्शन मेथड से आसानी से कोई भी चीज़ ला सकते हैं, उसको सोचा जा सकता है। लेकिन वो कहीं कहीं पे दिक्कत भी कर देता है, क्योंकि कोई चीज़ हम रिमूव नहीं कर पाते हैं कि कैसे क्या मान ले रिमूव कर लें। लेकिन यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, ये चीज़ें आसानी से आ सकती हैं। तो आई थिंक ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आई होप कोई कमी रही होगी तो आप बताएंगे, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। तो प्लीज़ अगर आपको खुद से कोई वीडियो चाहते हैं कि मेरे द्वारा आए तो आप बताइएगा, और मैं उस वीडियो को ज़रूर लेकर के आऊँगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल।